नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी और यहाँ पर कैथल के पवन वाटिका एक निजी पैलेस के अंदर आज शिक्षक दिवस एवं शौर्य दिवस के रूप में समारोह का आयोजन किया जा रहा है बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की ओर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बहुजन महापुरुषों की चित्र और बुक्स वगैरह किताबें ये सभी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बहुजन महापुरुषों के चित्र आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जल्दी आए कोरोना की टीम प्लीज। उसके बाद हमारे प्रदेश के माजी जी क्या कहें। तरफ से आप सभी को शौर्य दिवस और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित रोहतास मेहरा जी, गुरुदेव बड़सिंह जी, अमित बेलरमा जी, बच्चे हैं, आपके ही लड़के हैं, आपके ही लड़के हैं। इनमें से कुछ बच्चे हैं जो खेलो इंडिया, नेशनल लेवल में अपने नाम के साथ साथ अपने समाज का भी जो नाम है वो रोशन किया है। कुछ गेम्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। उन गेम्स के बारे में आज आप लोगों को अवगत भी कराई जाएगी। उन गेम की जो एक डेमोस्ट्रेशन छोटा सा एक पूरा प्रारूप है आपके सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा ताकि आपको उन गेम्स के बारे में पता चले। क्योंकि मोस्टली कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल इन गेम्स के बारे में पता है। बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिन गेम्स के बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा शायद। वो ही गेम अभी जैसे खेलो हरियाणा गेम, वो खेलो इंडिया जो गेम चल रहे हैं उनके अंदर इंक्लूड है। अभी तक जो हमारा क्षेत्र है बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक सुंदर गीत पर, संदेशिक गीत पर नृत्य करते बच्चे और जो उपस्थित सभी बच्चों को संदेश दे रहा है। शिक्षा को लेकर बहुत सारे स्कूल खोले। वह शूद्र जाति के में वर्ण के हिसाब से शूद्र जाति में आते थे, तो उन्होंने ये सब चीजों का सामना करना पड़ा। सीनियर साथी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सबसे निवेदन करता हूं जितने भी बाहर साथी घूम रहे हैं प्लीज साथियों अंदर आने की कोशिश करें।
अपने एरिया के जो गेम है, जैसे पंजाब का कटका है, मणिपुर का जो है भांगता गेम है, केरला का क्लैरीपट्टू है, बहुत से ऐसे गेमों को शामिल किया गया है। तो उसी कड़ी में भांगता मार्शल आर्ट जो गेम्स है, जिसके अंदर पहले युद्ध कला थी, तलवार ढाल के साथ जो युद्ध कला थी, राजे महाराजे अपने जो राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों को, अपने जो वासियों को सिखाते थे, उसी कला का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ये भांगता गेम, इसके अंदर दो प्रकार से खेला जाते हैं। यहाँ पर इस गेम के अंदर जो तलवार का जो चीज है, तलवार की तरह एक चैनी है, इसके अंदर स्टिक होती है, बांस की स्टिक होती है, नॉर्मल स्टिक भी है। और जो ढाल है, वो ढाल जैसे पहले होती थी युद्ध के दौरान होती है, तो उसका एक डेमोस्ट्रेशन होगा। दोनों स्टाइल वन मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा, आपको सर टाइम की जरूरत नहीं थोड़ा। जो ये है, पहले जैसे अपने तलवार होती थी, तो ये तलवार का ये ग्रुप है, इसके अंदर जो स्टिक होती है मजबूत होती है, लगने जो खेलता है उसको लगती है, उसी को पता होता है कि इसके लिए क्या कितनी पावर है। तो इसको चेरी बोलते हैं। और ये जो है ढाल, इसको मणिपुरी लैंग्वेज में इसको चटोई बोलते हैं, जिसके साथ ये गेम खेला जाता है, जिससे हम शायद जिससे बचाव करते हैं अपना। और जो चेरी है, इसके साथ में हम सामने वाले का मार करते हैं। तो फिर जो स्टाइल है सुनावा मामा, जो स्टाइल है उसके आपके साथ में एक राउंड ये चेंगो। चेंगो में प्ले को बुलाने के लिए जो बोला जाता है चेंगो, कुमड़ाओ यानी सामने को बड़े जो है जलील हैं या दर्शक हैं, उनको रिस्पेक्ट देना। पाइकर को यानी कि उठाओ, फ्रेंड यानी तैयार हो जाओ, रेडी। ये मणिपुर लैंग्वेज में नॉर्मल उसको चीज होती है। पूरे लैपो में यानी स्टॉप रुकने के लिए है, तो एक पॉइंट होता है। जितने बार चेरी लगेगी उतने बार एक ही पॉइंट देगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर पाएंगे। इसके बीच के अंदर ये जो स्कोप है, बीच में इसके रोक करना था प्ले को। 6 स्कोरर होते हैं इसमें, 3 रेड साइड का कॉर्नर, रेड कॉर्नर है, ब्लू का जो स्कोर है वो नोट करते हैं, इसके बीच में जाके बोला जाता है ताकि स्कोरर को ये जो गुड़िया है आपके मेरे राइट साइड में, अभी जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे पंचकूला के अंदर, उसमें इस गुड़िया ने हमारे हरियाणा के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आपके सामने आएगा, इसने हमारे हरियाणा पहला मेडल आया था, सिल्वर मेडल। वो अपने यहाँ कैथल से ही जो लड़का था, सिल्वर मेडल आया था। अभी आपके सामने जो प्योरली यानी कि जो फाइट है उसका डेमोस्ट्रेशन आपके सामने है। ये जो गेम है वो वर्ल्ड ऑलिम्पिक और जो वर्ल्ड ऑलिम्पिक से लेके एशियन चैंपियनशिप हर टूर्नामेंट में शुरू किया गया है। किसी भी टूर्नामेंट जो नेशनल प्लेयर है, दोनों से दोस्त भी हैं। अभी इसके बाद बॉयज की
माता सावित्रीबाई फुले के संदेशन गीत पर नृत्य करते हैं। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य वक्तागण मैडम मंजू गौतम, नेशनल कन्वीनर नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया, हरियाणा अंबेडकर संघर्ष समिति की चेयरपर्सन, स्टेट चेयरपर्सन श्री मंजीत भैया जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर संघर्ष समिति और बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई रोहतास जी और उनकी समस्त टीम, हमारे बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथीगण, पत्रकार बंधु, छायांकन बंधु, साथियों, बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मैं कई कार्यक्रमों में गया। वास्तव में इनके कार्यक्रमों की गुणवत्ता जिला स्तर पर या हरियाणा स्तर पर तो अच्छी होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का संकोच या शक नहीं। लेकिन मैंने बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ जीरो ग्राउंड पर भी मैंने कार्य देखने का मौका मिला। बड़सीकरी में एक लाइब्रेरी इन्होंने स्थापित की, जहां इनका हेडक्वार्टर भी है, और कैथल के सभी गांवों में मां सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलते हुए पाठशालाओं का भी ये आयोजन कर रहे हैं। बसवा निःशुल्क गरीब बच्चों को ट्यूशन, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है, और छात्र राजनीति में भी रहकर जो हमारे SC ST माइनॉरिटीज के जो स्टूडेंट हैं उनके वेलफेयर के लिए समय समय पर स्टेट लेवल पर VC से संपर्क करना, वाइस चेयरमैन से संपर्क करना, वेलफेयर डीन से संपर्क करना। फुले जो भारत की ही नहीं, मैं तो विश्व कहूंगा, जो प्रथम महिला शिक्षिका रही। 1848 में जब उन्होंने प्रारंभ किया अपना ये आंदोलन महामानव ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, और पहला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया, और महाराष्ट्र में यह आंदोलन चलते चलते आज पूरे देश में पहुंचा। उनके समकालीन माता फातिमा शेख जी, जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति जलाई। साथियों, इन दोनों वीरांगनाओं को हम सैल्यूट करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो बाबा साहब के शिष्य रहे और उनसे प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान का भी निर्माण किया। साथियों, भगवान बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध की प्रेरणा से हमारे बीच में जो भी वाणियां आई, चाहे संत शिरोमणि रविदास की वाणी हो, गुरु नानक देव की वाणी हो, कबीरदास की वाणी हो, या बाबा साहब का मिशन हो, यहां तक कि भारतीय संविधान भी पूरा पंचशील पर आधारित है। पाणा पाता वेलमणि शिक्षा पदम समादयामि, अनिदाना वेलमणि शिक्षा पदम समादयामि, उषा माता वेलमणि शिक्षा पदम समादयामि, कामेश विचाचारा वेलमणि शिक्षा पदम समादयामि। इस तरीके से पंचशील में यदि कोई प्राणी जीव की हत्या करेगा उसको दंड दिया जाएगा, ये भारतीय संविधान में लिखा है। यदि कोई किसी के निषेध फैलाएगा, बुराई करेगा, दोषित करेगा, समाज में अजागरूकता फैलाएगा, जिसका भी प्रावधान भारतीय संविधान में है और उसको भी दंडित किया जाएगा। इसी तरीके से अष्टांगिक मार्ग की तरफ जाएंगे तो पूरा भारतीय संविधान हमारे बुद्ध धर्म की ओर है और उसी पर यह आधारित है। चाहे वो कोई भी वाणी ले लीजिए, गुरु नानक देव यानी कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ले लें, कबीरदास की वाणी ले लें, संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी ले लें, सभी का आधार
हमारा बहुत धर्म है। और आने वाले 2024 तक नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, अम्बेडकर संघर्ष समिति, चाहे बसवा हो, बहुजन स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन हो या देश की छोटे छोटे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। रात्रि में 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक बैठक होती है। रात को 1 बजे मीटिंग हम अटेंड करने के बाद फिर सुबह 6 बजे इस कार्यक्रम में आए और 2024 तक ये पूरा देश बुद्धमय होगा। आप सभी को मुझे सुनने के लिए ध्यान से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब करोड़ा की टीम जद भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी के गीत पर डांस करते बच्चे। पहुंचने पर मैं अपने तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आदरणीय श्री बंकिम जी का भी गुलदस्ता देके हमारे साथी स्वागत। प्रकाश जी जो मत्स्य विभाग के अधिकारी हैं। महावीर वहां हुआ था, उस समय मुझे रात मिले से 65,000 किताबें मिली जुलती करने के लिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। और बात हुई है अपग्रेडेशन की, तो हम भी अपने जीवन स्तर को खुद को अपग्रेड करके ही आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें खुद पे काम करना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और सिर्फ शिक्षा तक सीमित ना रहे अपनी तर्क शक्ति को भी हमें बढ़ाना होगा। शिक्षित तो काफी समाज है हमारा, काफी लोग हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी वाकण में उलझे हुए। हमें आपको हम सही और गलत की परिभाषाओं को समझे, उसके अंदर अंतर कर सकें। एक बार फिर से मैं सभी आए हुए हमारे समाज के प्रभु बैठे हैं, महिलाएं होते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। आदरणीय ठाकुर जी जो हमारे कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि हैं वो आए और आगे जमाने की प्लीज आगे जमाने की बात हमारे दिनेश ठाकुर जी क्या कहेंगे जो प्रमुख समाज सेवी साथी हैं। और एक बार सारे बहुजन नायक मान्यवर जन्मे कांसीराम के गीत पर नृत्य करते छोटे बच्चे। धन्यवाद। आरडी निर्माणी जी अपना ये माता साहब खुले पे एक सॉन्ग प्रस्तुत करता है। आरडी निर्माणी माता साहब खुले पे एक सॉन्ग प्रस्तुत करता है और उसके बाद हमारे दिनेश ठाकुर भाई साहब एक जोशीले भाषण के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। और मैं पहले ही माफी चाहूँगा भाई से निवेदन भी करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा समय का विशेष ध्यान रखें। आज में दिनेश ठाकुर जी अगर बोलने लग जाते हैं ना, आप लोग चाहे 24 घंटे बुलवा लो
तो मैं अपर साहब से एक करूँगा और इनके साथ में गौतम जी भी साथ में पार्टिसिपेट करेंगी। आईडी करवाइए। बस करना पूरा उठा दिया बस। हेलो हमने एक नए गाने की शुरुआत की थी जो स्पेशल बासवा डे के लिए बनाया गया था और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ही बनाया गया। इसकी शुरुआत मैंने की थी और जो कि कुछ लाइनें हैं जो हम आपके सामने पेश करें, अच्छे लगे तो क्लिप जरूर देखेंगे। धन्यवाद। के बार बार समझाना तू कलम उठा ले के बाले ये जिया हो तो सुख तू बच्चा में पढ़ा ले के बार बार समझाना तू कलम उठा ले जे दिया हो तो बच्चा में पढ़ा ले। धन्यवाद करूं अपने महापुत्रों का तुझ पे कई वर्षों का है, तुझ पे कई वर्षों का है, इस कलम की ताकत तू हथियार बना ले, तू हथियार बना ले। के बार बार समझाना तू कलम उठा ले जे दिया हो तो सुख इन बच्चा में पढ़ा ले। माता सावित्री बाई की अमर है कहानी। गीत गाती छोटी बच्ची। गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य वक्तागण और मेरे सभी सम्मानित साथी और खासतौर पर इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर कपूर सिंह जी, प्रोग्राम में उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माता और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से जय भीम और इस नए साल की शिक्षक दिवस की और शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं बसवा संगठन के सभी तमाम पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में तो अग्रणीय हैं ही, लगातार काम कर रहे हैं, साथ में इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करके समाज में जागृति लाने का जो काम ये कर रहे हैं, ये सच में बधाई के पात्र हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि बसवा संगठन को इस हौसला अफजाई के लिए आप लोग तालियों से जितना मतलब स्वागत कर सके, उनका हौसला अफजाई कर सके, बहुत कम है। जोरदार तालियों से संगठन के लिए तालियां बजाएं। अब मैं ज्यादा विस्तार से अपनी बात नहीं रखूंगा, मैं पहले मुद्दे पे आता हूँ। आज जो हम लोग बसवा संगठन के बैनर के नीचे शिक्षक दिवस और शौर्य दिवस मना रहे हैं, तो ये तो जनवरी का महीना है, अपने आप में इस बहुजन समाज के लिए बहुत अमूल्य महीना है। सबसे पहले
मैं बात करूं माता सावित्रीबाई फुले की, तो इसी महीने में 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के 17 जिले में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। और फिर इसी महीने में 9 जनवरी 1831 में ही माता फातिमा शेख जी का जन्म हुआ महाराष्ट्र के पुणे जिले में। तो दोनों माताओं का जन्म एक ही साल में हुआ 1831 में और एक ही महीने में हुआ और एक ही राज्य में हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए इस देश में सबसे पहले जो 1848 में जो स्कूल खोला गया वो इन दोनों माताओं के हिसाब से खोला गया। ये दोनों ऐसी माताएं जो एक भारत देश की सबसे पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और दूसरी मुस्लिम समाज की पहली शिक्षिका माता फातिमा शेख जी। और इसी महीने में 26 जनवरी आता है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये महीना अपने आप में बहुजन समाज के लोगों के लिए बड़ा मूल्य महीना है। तो मैं विस्तार से अपनी बात न रखते हुए मैं आपको सोच में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज जो हम ये शिक्षक दिवस और शौर्य दिवस मना रहे हैं, जो शौर्य दिवस 1 जनवरी 1818 का जो इतिहास है और इन माताओं का जो जन्मदिन आज विषय के बाद ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 1 जनवरी 1818 ये ऐतिहासिक दिन ये शौर्य दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो मैं बात करूं 1689 में 10 मार्च 1689 में हमारे एक राजा संभाजी राव महाराज की हत्या कर दी गई थी पेशवाओं के द्वारा और उनके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया था उनकी लाश को। और पूरे इलाके में ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी इनके टुकड़ों में इकट्ठा करके दाह संस्कार करने का काम ना करें। तो उस समय महार जाति में एक पहलवान था गणपत पहलवान, उन्होंने हिम्मत दिखाई और संभाजी महाराज के उन टुकड़ों को इकट्ठा किया, उनको सीला और उसके बाद उसका दाह संस्कार किया। और जब पेशवाओं को इस बात का पता चला कि भाई एक गणपत पहलवान जो महार जाति से आता है, निचली जाति से आता है, उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया और उस जो संभाजी राव महाराज थे उनका दाह संस्कार करने का काम किया, तो पेशवाओं ने उस गणपत पहलवान का सर कलम कर दिया। वो हमारी जाति से था, महाराज जाति से था। और पूरे पेशवाओं में जिस तरह आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जिस तरह आज हमारे गांव में और छत्तर और खापड़ गांव में हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है, उसी समय उस समय पूरी महार जाति का पेशवाओं ने बहिष्कार कर दिया कि ये लोग दिन के उजालों में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और अगर घर से बाहर निकलेंगे तो पीछे झाड़ू और गले में मटका बांध के ये लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। तो इन लोगों का उस समय में इस तरह बहिष्कार किया गया, इस तरह इनके अधिकारों का हनन किया गया, इनके मान सम्मान को छीना गया, इनको गुलाम बनाया गया। तो तब ये महार जाति के लोग इकट्ठा होने से हुए अपने मान सम्मान के लिए कि हमें लड़ाई लड़नी इन पेशवाओं के खिलाफ और अपना मान सम्मान इन लोगों से हासिल करना है। लेकिन ये लोग संख्या में कम थे, पेशवाओं का राज था, उनके पास बड़ी सेना थी, ये लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से हम इन लोगों के साथ लड़ाई लड़े। तो वो समय भी आ गया जब इस देश में अंग्रेजों का राज हुआ, अंग्रेज इस देश में आए, तो सबसे पहले हमारे एक साथी ने महार जाति का था, वो बहुत क्रांतिकारी होता था, सिद्धनाथ नाम था उस व्यक्ति का। तो उसने अंग्रेजों के पास वो गया और उसने कहा कि अगर आपको इस पेशवाओं पे राज करना है तो हम लोग आपका साथ देंगे। मैं माफी चाहूंगा, पहले वो गए पेशवाओं के पास गया, वो सिद्धनाथ नाम का जो व्यक्ति था, पेशवाओं से उसने कहा कि हमारे समाज को आपको मान सम्मान देना पड़ेगा, जो अधिकार आपने हमारे छीने हैं वो वापस हमें लौटाने पड़ेंगे, हम अंग्रेजों के साथ आपका साथ देंगे। लेकिन पेशवाओं ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम आपको कोई मान सम्मान नहीं लौटाएंगे, ना ही आपके हक अधिकार आपको देंगे, आपको गुलाम बन के हमारे राज्य में रहना पड़ेगा। तब मजबूरी में सिद्धनाथ अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों से मिला और उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये पेशकश रखी कि हमारे समाज को मान सम्मान चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, अगर आप ये देने के लिए हमें देने के काबिल हो तो हम आपके साथ इस लड़ाई में पेशवाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अंग्रेजों का साथ जब उस सिद्धनाथ को मिला, उस महार जाति के व्यक्ति को मिला, तो उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपनी वो लड़ाई पेशवाओं के खिलाफ लड़ी। और जहां पे संभाजी राव महाराज की समाधि थी, उस समाधि पर जाके सिद्धनाथ ने ये पढ़ लिया, कसम खाई कि जब तक पेशवाओं का राज इस
देश से नहीं मिटा दूंगा, मैं वापस मुल्क के आने वाला नहीं। तो उसने 500 महान योद्धाओं को, जो ये दिवस हम मना रहे हैं शौर्य दिवस से, उसने उस समय 500 महान योद्धाओं को इकट्ठा किया और 28,000 पेशवाओं की सेना से वो भिड़ गए। वो समय था एक हफ्ते तक वो लंबी लड़ाई चली। हमारे पुरखों ने, उन महासैनिकों ने एक हफ्ते भूखे प्यासे रह करके उन 28,000 पेशवाओं के साथ लड़ाई लड़ी और 28,000 पेशवाओं के एक हफ्ते के बाद उनको निस्तानाबूद कर दिया, उनको खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा को सिद्धनाथ ने पूरा किया। और वो दिन था 1 जनवरी 1818। इसलिए आज उस दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 1818 तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी, जहाँ पे आज वो इतना लंबा वो जो मीनार बना रखे हैं, उनकी याद में शौर्य दिवस हम लोग मनाते हैं महाराष्ट्र में जाकर के। उस जगह पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नतमस्तक हुए थे, जाकर उन पेशवाओं महारों को सलाम किया था, सल्यूट किया था और अपनी आंखों से आंसू बहाए थे महारों के लिए, उन 500 महारों के लिए। तो इसलिए हम उस समय से लेकर आज तक और आगे भी भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां इस 1 जनवरी 1818 को ये दिन जो हुआ था, जो ये महार क्रांति हुई थी, इस दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। तो ये था शौर्य दिवस का इतिहास कि किस तरह हमारे पुरखों ने पेशवाओं को ला करके अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। तो साथियों, इसी प्रकार माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख ये समकालीन थी, एक ही समय में थी। और इनकी जब मुलाकात हुई महाराष्ट्र में, वो अमेरिकी मिशनरी का एक संस्था थी, वो टीचर ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ पर ये दोनों माताएं वहां पे इकट्ठी मिली थी। और इनके जब विचार आपस में मिले, तो इनके विचार आपस में मिले तो उन्होंने प्रण लिया कि इस देश में जो मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं और जो दलित समुदाय की जो लड़कियां हैं, इनको पढ़ाई का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार नहीं है। तो दोनों माताओं ने उस समय प्रण लिया। आज जितने भी पूरे देश के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें आज जॉब करती है या किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में करनी है, वो सारा अगर श्रेय किसी को जाता है देश के अंदर। अगर उनको किसी को पूछना ही है, किसी माता को अगर उनको पूछना ही है, तो ये दोनों वो माता है जो आज उनको जो इतनी आजादी की जिंदगी जिसे दी और जो ये शिक्षा के क्षेत्र में उस समय दोनों माताओं ने मिलकर के 1848 ईस्वी में पहला स्कूल 3 जनवरी 1848 में पहला स्कूल हमारी महिलाओं के लिए खोला। और वो किसके घर में खोला? जो हमारी माता फातिमा शेख थी, इनके जो भाई थे उस्मान शेख, इनके माँ बाप की दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, दोनों भाई बहन इकट्ठा रहते थे। तो इन्होंने ज्योतिराव फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को इन्होंने अपने घर में बना दी थी। जब इस दंपति को इनके परिवार ने, इनके माँ बाप ने अपने घर से निकाल दिया था, तो उस्मान शेख ने और फातिमा शेख ने अपने घर में इनको बना दी थी। और उसी घर में 3 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए पहला स्कूल दोनों माताओं ने मिलकर के खोला। तो ये इतिहास है साथियों। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात और कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में हमें जो संविधान में अधिकार दिए और अधिकार देने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था, अगर आपको अपने अधिकार इस देश में लेने हैं, मान सम्मान से अगर आपको इस देश में जीना है, तो आपको सबसे पहले सामाजिक क्रांति करनी होगी, उसके बाद आर्थिक क्रांति करनी होगी और उसके बाद धार्मिक क्रांति और फिर आपको राजनीतिक क्रांति करनी होगी। तो जिस तरह आज ये जो बसपा का जो संगठन है, ये सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह आज काम कर रहे हैं, बहुत से हमारे यहाँ साथी हैं जो धार्मिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। मान्य चांद्रा बहुत जी हमारे बीच में खड़े हैं, बहुत साथी हैं हमारे जो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे जो ये ग्राड साहब बैठे हमारे बीच में जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे समाज के जो लोग काम कर रहे हैं, मंडल कोरवाड़ जी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं ये बसपा संगठन जो आज सामाजिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में खास करके शिक्षा का जो क्षेत्र है, जिसमें तमाम हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने समय में जो काम किए हैं, उन कामों की वजह से आज हम देश के अंदर मान सम्मान से जी रहे हैं, शिक्षित हैं, नौकरियों में हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें हमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आज के टाइम पे काम करने की जरूरत है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। जिस तरह सरकारें शिक्षा को खत्म करने के लिए तुली हुई है, तो आज जरूरत है हमें इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में बैठे हैं, जो नौकरियों में है, जो बिजनेस में है, उनकी सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वो हमारे समाज के बच्चों
के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, उनके लिए शिक्षा के दरबार, जितने भी दरवाजे हैं वो तमाम दरवाजे उन बच्चों के लिए खोलने का ये बुद्धिजीवी लोग काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो मेरे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, इन लोगों को मिलकर के कम से कम मिलकर के अपने एक ब्लॉक में एक स्कूल कॉलेज तो जरूर खोलना है, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग शिक्षा को बंद करने का काम करेंगे। और आपको अपने बच्चों को अगर बचाना है, तो भविष्य अगर बचाना है, तो शिक्षा ही वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ा सकते हैं। जब बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जय भीम, जय भारत। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और महाराजा अशोक सम्राट जैसा राजा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा तब बदल दिया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने ब्रह्मांड को याद रखने के लिए पूरे भूगोल का ब्रह्मांड जाता था। मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पायल सैनी आज आपके सामने सावित्री बाई फुले पर मेरे कुछ विचार एक भाषण के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। यहाँ यह जानकर आश्चर्य होता है कि भारत की पहली शिक्षित नागरिक सावित्री बाई फुले एक प्रतिभा के रूप में पूरी तरह करती है, लेकिन उन पर किसी की निगाह तक नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनका जन्म एक योग्य परिवार में हुआ, या फिर दूसरा कि वह एक स्त्री थी। सावित्री बाई फुले ने समाज के लिए पूरा योगदान दिया और उन्होंने शिक्षित बच्चों के लिए पूरा योगदान दिया। वे कहती थी, चलो चले पाठशाला हमें है पढ़ना, चलो चले पाठशाला हमें है पढ़ना, नहीं वक्त गवाना है, ज्ञान विद्या प्राप्त करे चलो अब, संकल्प मूढ़ अज्ञानता गरीबी गुलामी की चट्टानों को चलो खत्म करे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षित नागरिक भी सावित्री बाई फुले महाराष्ट्र की पहली महिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे ही सावित्री बाई फुले जो कि ज्योतिराव फुले की संगिनी थी, उनके पीछे सावित्री बाई फुले का हाथ था, लेकिन वो उनके कभी पीछे नहीं चली, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। उन्होंने उनका बहुत सहयोग किया। सावित्री बाई फुले का जन्म 1831 ईस्वी में हुआ था। उनका विवाह बचपन में ही ज्योतिराव फुले के साथ हो गया था। सावित्री बाई फुले शुरू से शिक्षित नहीं थी, उन्हें ज्योतिराव फुले ने घर पर ही बचपन में पढ़ाना शुरू किया और जब 1848 में ज्योतिराव जी ने जब एक शिक्षित कन्या का एक विद्यालय खोला, तो बच्चे ज्यादा हो जाने के कारण सावित्री बाई फुले को ही उन्होंने एक अध्यापिका का रूप धारण करवाया। उस स्कूल में पहली बार सावित्री बाई फुले अध्यापिका बनी और उन्होंने अध्यापिका पद पूरे
रहे हैं। 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले और सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की पहली शिक्षित नागरिक थी। सावित्रीबाई फुले वो तो ज्योतिराव ने ही धामिका का पद दिया। ज्योतिराव ने तो बच्चों के पढ़ाने के लिए शुरू किया, लेकिन असली हकदार सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। अपने भाषण को विराम मैं एक वचन से देना चाहूंगी। विद्या के अभाव में विकार मतलब जीवन जीने वाले पुष्प तुल्य हाथ में हाथ रखकर निठल्ले बनकर ना बैठे, करो विद्या ग्रहण अंग्रेजी पढ़कर जाति भेद की दीवारें तोड़ डाले, जय हिंद जय भारत। तो डॉक्टर मनोज ग्रोवर जी हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि कुरुक्षेत्र नीलम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आए और अपने 2 मिनट के लिए सर विचार रखें। सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज यहाँ कैथल की पवन वाटिका में उपस्थित मेरे समाज के कृतज्ञ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और आज के कार्यक्रम के अतिथिगण डॉक्टर कपूर जी की, माननीय हमारे सुरेश लोबर जी, दिनेश खापर जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे सहपाठी भी रहे हैं और मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरी तरफ से सादर जय भीम जय भारत। आज जो हम यहाँ शिक्षिका दिवस और शौर्य दिवस मना रहे हैं उसके बारे में तो विस्तार से हमारे साथी अभी जो भी वक्तागण आए बता भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी जो हमारे महापुरुष हैं उनके जो बताए गए रास्ते हैं उन पर अमल करने की जरूरत है। और इस विषय में मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान एक शिक्षित होने के नाते वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे बच्चे हम शिक्षित भी कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन शिक्षित आज का जो ढांचा है शिक्षा का, वो शिक्षित होने के बाद भी हम जो एक तरह से पढ़े लिखे अनपढ़ हम कह सकते हैं, इस तरह की खोज तैयार हो रही है, लेकिन उसको एक नई जो हम बच्चों को शिक्षा देने का जो हमारा आगे जो उद्देश्य है वो एक अच्छा नागरिक के साथ साथ रोजगार के तरफ भी हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें और अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, ताकि समाज आर्थिक दिशा में भी तरक्की करे। तो हमें यह सोचने समझने की जरूरत है कि हमारे माता पिता, हमारे माँ बाप ने हमें इतना त्याग करके पढ़ाया लिखाया और उनके इतनी ही कैपेसिटी थी, और आज जो हम यहाँ पढ़े लिखे हैं हमारे अंदर इतनी सोच शक्ति आई है कि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन है वो ऐसी दें, शिक्षा हमें अपने बच्चों को ऐसी देनी चाहिए कि वो +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो उसके लिए हमें हाथ ना फैलाने पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बच्चे की एजुकेशन ऐसे करें कि रोजगार की तरफ दौड़ के आए और ऐसी शिक्षा उनको दें, तो चाहे वो उनकी जो तकनीकी जो उनका कौशल विकास है उस पर जोर देने की जरूरत है हमें हमारे बच्चों पर, ताकि जो ये रिजर्वेशन की जो बातें हैं जिसको एक तरह से दिखावा मात्र बना दिया गया है आज के दौर में, उस रिजर्वेशन की कम से कम हमारे बच्चों को जॉब के लिए जरूरत न पड़े, ऐसी हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसा कर पाए तो यही हमारे जो महापुरुष हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस दिशा में सोचने की जरूरत है। और
इसलिए और ये जो हमारे विकास नायरा जी हैं जो कस्बा सेक्शन है, ये हमारे उज्जैन यूनिवर्सिटी के साथी हैं, हमारे साथ में काम किया, बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। और चलो यूनिवर्सिटी में तो सारे साथी एक जैसे होते हैं, उच्च शिक्षा होती है, वहाँ इकट्ठे होकर बड़ा प्रयास करते भी है, लेकिन गांव स्तर पर सामाजिक चेतना महापुरुषों का जो सामाजिक न्याय है और सामाजिक चेतना समाज में पैदा करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी तरफ से एक अंदाज में सहयोग भी मैं करता हूँ आर्थिक रूप से। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को साथ जय हिंद जय भारत। मुस्कान मेहरा अपना एक सॉन्ग प्रस्तुत करेगी, उसके बाद मुस्कान मेहरा मैं बाबा साहब की ताजली सॉन्ग आप लोगों के पास प्रस्तुत करेंगे। मुस्कान मेहरा बीमार होते हुए भी इस कार्यक्रम में इतनी दूर से आई है। घर वालों ने और डॉक्टरों ने मना किया था, परंतु मुस्कान बोलते हम बसवा के कार्यक्रम में जरूर जाएंगे और कई दिन एडमिट भी रही होगी हॉस्पिटल में। कि रुतबा मेरे शीश को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे शीश को तेरे संविधान से मिला और ये सम्मान भी मुझे मेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, कि औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला और मुझे तो मुकद्दर की तेरे संविधान से मिला, मुझे तो मुकद्दर की तेरे संविधान से मिला। आप सभी को आपकी कमी में मुस्कान मेहरा की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। और मेरा फेवरेट गीत जो हर जगह बहुत खुशी होती है जब बजता है वो गीत, मेरा फेवरेट गीत आप सभी के बीच में मैं बाबा साहब की लाड में कुछ खास करूंगा, प्लीज प्ले बैक है। बोलती हूँ कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, अगर धरती पर पैदा कोई भी महान नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में रोती, कि मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में रोती और सर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता। बहनों, बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, कि बहनों बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना उठाकर कलम चलाना इतना आसान नहीं होता। आज कोई महिला नहीं बन पाती अगर इस देश का संविधान हमारे बाबा साहेब ने लिखा होता, अगर इस देश का संविधान हमारे बाबा साहेब ने लिखा होता। इसी के साथ आपकी छोटी बहन की तरफ से सभी को क्रांतिकारी जय हिंद जय भारत नमो बुद्धाय जय मानव सात नाम श्री राम। और एक बार फिर पूरी बसवा टीम का तहे दिल से धन्यवाद जो हमें यहाँ पे इनवाइट। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं रहबरों को नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता परम पूजनीय विश्ववर्धन बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और भारत के दबे हुए समाज को जिन्होंने राजनीतिक मंच दिया मानव परशुराम जी को नमन करते हुए आज बसवा बहुजन समाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित जो प्रोग्राम है माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर और माता फातिमा शेख जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरित होकर इस दबे कुचले समाज गरीब समाज के लोगों को बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया और खासकर महिलाओं की शिक्षा में इनका अहम योगदान रहा। वो समय जब इस दलित पिछड़े समाज को की हवा को जो है एक अलग नजरों से देखा जाता था। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, इतनी अद्भुत कुरीति समाज के अंदर
उस समय के अंदर इन महान महिलाओं ने इस गरीब समाज के, दलित पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहाँ पर वो बच्चे को, हमारे समाज की वो क्रीम है कि वो यहाँ से वो ज्ञान लेकर के जाएंगे, वो शिक्षा लेकर के जाएंगे, जो उनके पूरे जीवन के अंदर वो शिक्षा काम आएगी। क्योंकि बच्चा जो है वो एक कोरी किताब की तरह है, और बिल्कुल एक काफी प्लेन बिल्कुल होती है, उस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं। तो आज इस प्रकार के कार्यक्रम में बच्चों को लेकर के आना बहुत ही अच्छा संदेश है। और बच्चे वो सब समाज के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, हमने कैसे आगे बढ़ना, हमने शिक्षा में आगे कितना आगे बढ़ना है, शिक्षा हमने कैसे ग्रहण करनी है, वो सब बातों का हमें यहाँ इस कार्यक्रम में जो बसवा है, ये संदेश के द्वारा गीतों के माध्यम से आप सभी के सामने रखा। मैं एक बार फिर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का जो शौर्य दिवस और शिक्षक दिवस के रूप में इन्होंने इस कार्यक्रम को मनाया, मेरा आप सभी से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। मैं दूसरी बात ना करते हुए मीडिया की बात करूंगा कि अगर आप आज देखते हो कि इस देश के अंदर जो लोग काबिज हैं, वो किससे काबिज है, वो किस कारण से काबिज है, उसके पीछे कौन है, कौन सी शक्ति ऐसी उनके पीछे है। कोई उनके पीछे कोई परमात्मा या कुछ भी ऐसा हाथ लेकर के नहीं खड़ा है, उसके पीछे क्या है आप सब समझ सकते हैं। बुद्धिजीवी सभी वर्ग यहाँ पर बैठा है, वो समझ सकते हैं कि उसके पीछे पावर क्या है, किसने उसको आज इस सत्ता में काबिज किया। तो हम लोग अपने समाज में, अपने मीडिया में का हमने खड़ा करना है, अपने मीडिया को किस तरीके से खड़ा करना है। ये महापुरुषों ने बहुत कोशिश की, और भी हमारे जो बड़े वो रहे हैं, जो समाज के अंदर अग्रणी रहे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मीडिया नहीं कर पाया हमारा। तो काम कर भी रहा हूँ, लेकिन वो हमारे इसी कार्यक्रम की आप कवरेज देख लेना सुबह, इसी कार्यक्रम की कवरेज कि यहाँ पे दूसरे पेपर में कितनी गाय की कवरेज, कितनी कवरेज देंगे। दूसरा, अगर कोई दूसरे जो उनकी न्यूज है वो बहुत बड़ी करके बहुत बड़ा पूरा पेज उस कवरेज उसका देंगे, वो पूरा मैसेज देंगे कि कहना क्या चाहते हैं, लेकिन इसकी आप देख लेना। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि गजब हरियाणा हमने 2018 में शुरू किया, उसके बाद कोरोना आ गया। उन परिस्थितियों में निकलते हुए हमने कोशिश की, सभी समाज का साथ रहा, तो गजब हरियाणा समाचार पत्र उस कोरोना काल से निकलते हुए तो आज पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है गजब हरियाणा समाचार पत्र। तो आप ये देखिए, गूगल पे जाकर www.gajabharyana.com हमारी जो वेबसाइट है www.gajabharyana.com, और इसी का धार्मिक चैनल है जो ये सामाजिक कार्यक्रम दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। GH वर्ल्ड टीवी ये कार्यक्रम फेसबुक पेज पर, GH वर्ल्ड टीवी के फेसबुक पेज पर लाइव है, और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम आप YouTube पर GH वर्ल्ड टीवी YouTube पर आप ये पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा यही है कि आप सब अपने मीडिया को बढ़ावा ज्यादा दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे हैं। दूसरे टीवी चैनल सब लोग छोड़ करके वो सभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर टीवी सभी ने बंद कर दी है ज्यादातर। क्यों? उनमें क्या दिखाया जाता है? क्या उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाई जाती है? आपस में लड़ाई होती है, उसमें बहुजन की लड़ाई होती है खाली उसमें। तो आप सब से अनुरोध है कि आप अपने मीडिया की तरफ ध्यान दें। जय हिंद, जय जी इस कार्यक्रम को लाइव चलाते हैं और अच्छी कवरेज देते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ गजब हरियाणा का। आदरणीय अनिल चौहान जी जो एक्शन है पब्लिक हेल्थ में, वो आए और हमें मार्गदर्शन दें किस दिशा में अपने कार्यक्रम का करना है, और समय समय पर मार्गदर्शन देते हुए रहते हैं जब जरूरत पड़ती है। आदरणीय अनिल चौहान जी एक्शन है पब्लिक हेल्थ में। साथियों, अधिकारी
आसानी से बाहर नहीं आते, परंतु गर्व है हमें हमारे ऐसे जाबाज अधिकारियों पे जो समाजी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत, मैं अनिल चौहान, एक्शन पब्लिक हेल्थ। मैं सम्मानित मंच और बुद्धिजीवी लोग, इसके साथ छायाकार बंधु, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सबका स्वागत करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ आज के शौर्य दिवस की। और जिस उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पे, माता फातिमा शेख के जन्मदिन पे, तो मेन बात ये है कि ये लोग क्यों अमर हैं। ये लोग इसलिए अमर हैं क्योंकि इन्होंने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसी कंट्रीब्यूशन को हम याद करते हैं, उसी की अलग में हम इन्हें याद करते हैं। तो मैं अपने ज़िंदगी से जुड़े कोई 2-4 लोग जो मैंने देखे, जिनसे मैं सीख रहा हूँ, और वैसे तो मैं अपने आप को बहुत गरीब मानता हूँ कि जो बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे अभी, इसके साथ कुछ बच्चों ने अपने विचार भी रखे, किसी ने कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी, वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ब्लेस्ड है। और मैं आशा करता हूँ वो अपनी सारी उम्र इसी तरह समाज से जुड़े रहेंगे, इसी तरह जैसे वो जागरूक हैं, हम जैसे गरीब लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हमारे कपूर साहब और बेड़ी साहब बैठे हैं, इन्हीं को देख के मैंने इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, जो लोग इनको नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दोनों मान्यवर अपने समाज के लिए महीने में कितना खर्च करते थे, ये अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता। ये बच्चों को पढ़ाने पे, उनको रहने पे, उनके खाने पे सारी व्यवस्था फ्री थी, और वो किसी भी जात से हो, किसी बिरादरी से हो, मजबूर हो बस। और इन्हीं को देख के मैंने शुरुआत करी है, तो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जितना मेरे से बनता है मैं भी करता हूँ। और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज जेई भी हैं, एसडीओ भी हैं, कोई क्लर्क भी है, सीए भी है, हर फील्ड में मतलब 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, और हो सकते हैं बहुत लोग हों। डॉक्टर कपूर सिंह जी ने एक बार विचार साझा कर रहे थे, तो कम से कम इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान, जो इन्होंने मेरे को बताया कि कम से कम 65-70 लोग क्लास 2, क्लास 1 लगवाए थे, और उससे बढ़ के ही और भी लगवाए होंगे। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है। तो ऐसी महान विभूतियाँ हमारे बीच बैठी हैं, इन्हीं को देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी वो चंदीराम बोध जी से मैं मिला, मतलब वो उनकी मंथली इनकम मेरे ख्याल 10,000 होगी, जैसा उन्होंने मेरे को बताया, और वो सारी की सारी समाज पे खर्च करते हैं। अपना स्कूल खोल रखा है, पाठशाला खोल रखी है। तो इन लोगों के लिहाज से हम लोग बहुत गरीब हैं। हमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम उनको देखते हैं तो हम बहुत छोटा। किसी बुद्धिजीवी ने कहा था कि जब मैं गरीब था तो मैं बड़ा बनने की कोशिश करता था, मुझे लगता है वो लोग बहुत बड़े हैं, पर जब मैं बड़ा बन गया, उन अमीर लोगों के बीच में बैठा ना, तो वो लोग बहुत छोटे थे, और जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो आदमी बहुत बड़ा था। तो ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे समाज के प्रति इतना, अपना कल्चरल प्रोग्राम के प्रति, और सारी देखो हमें भी जगा रहे हैं, और हम अपनी धुन में मगन हैं। हम तो बहुत बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसके अलावा जो कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है वो है अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है, अपनी मेहनत करता है नौकरी के लिए, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो एक तरह की तपस्या करता है। और तपस्या में व्यवधान ना हम ज़्यादातर माँ बाप पे डालते हैं। कभी किसी की शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया,
उनको साथ ले जाएंगे, उनकी लय तोड़ देंगे। हम उनको ये नहीं समझाते कि बेटा तू पढ़, तेरे 2 दिन खराब आएंगे, नहीं। कोई वो माँ बोल देंगे कोई बेटा 2 दिन आ जा, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पढ़ लियो। बात वो 2 दिन खराब होने की बात है, उसकी लय टूटने की। और जैसे उसकी लय टूटती है, उसको और चीज़ों में मजा आता है, तो फिर उसका भविष्य कहीं और ही चला जाता है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाएं। एक दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या का, उनकी दिनचर्या का हिस्सा आप बनोगे, तब जाके वो लोग कामयाब होंगे, अदरवाइज वो कामयाब ही नहीं होंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले बसवा टीम के जितने साथी हैं उनको मेरा आभार है, अभिनंदन है, और इतने शानदार कार्यक्रम के लिए उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा। तो जैसे हमारे जगह ने बताया था कि आज के दौर में पत्रकारिता अगर देखी जाए तो कितनी जरूरी है, खासकर अगर बहुजन में पत्रकारिता देखी जाए तो जहाँ तक मैं इस देश के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ, तो मुझे कोई छोटी मोटी बात ही ऐसी दिखाई देती है कि जो वो दिखाते हैं, वरना हमारे समाज की कोई भी खबर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो नहीं दिखाता। तो हमारे साथी जमैन सिंह भी लगे हुए हैं, तो मेरे बड़े भाई रोहतास मेहरा जी ने इसको मेरे पास बेचा था, इन्होंने बेचा था, मैंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो एक बार रोहतास मेहरा जी के लिए जोरदार ताली हो जाती है। तो कुछ जल्दबाजी में गाना हुआ है, कोशिश करेंगे आप लोगों को समझ में आवे, और बस टीम को भी हमारा गाया हुआ ये छोटा सा प्रयास, ये भी इनको और ऊंचाइयां देने का कार्य करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज ट्रैक द सॉन्ग। जो बसवा टीम गाँव पुस्तकालय खोल रही है, रियल में अगर कोई मेहनत कर रहा है, ये साथी आपको यहाँ दिख रहा है, सारे साथी मेहनत कर रहे हैं। कोई खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, कोई पानी की, कोई चाय की व्यवस्था, कोई गैसों के लिए व्यवस्था, हर व्यवस्था को ये पूरी टीम संभाल रही है। आपको एक भी साथी यहाँ बैठा नहीं रहा होगा, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी टीम का। उससे पहले हमारे संगठन के मुख्य साथी रीढ़ की हड्डी जो पूरा दिन समाज में लगाते हैं, गुरुदेव भजन जी अपने विचार करेंगे। उसके बाद आदरणीय संजना गोपी जी की क्या करें, गुरुदेव भजन जी। सबसे पहले बहुजन समाज में जमे संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी लोग जय श्री जय भारत नमो भाई जय मानव सारा किया। आज माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख और शौर्य दिवस की आप डॉक्टर बेटी भानपुर जी, डॉक्टर अनिल चौहान जी, वरुण कांसल जी, सुरेश मोगरा जी, सुषमा सरवाल जी, गुरुदेव घोड़ा जी, मान्य सुरेश थापड़ जी, सूर्या प्रकाश जी, गोपाल दास कश्यप जी, अरविंद जैन जी का यहाँ पर पहुंचने पर मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम 2 दिन नारे लगाएंगे, उसके बाद में एक छोटे से आपसे बिना माइक बोल लूंगा, आप माइक ले लो, मैंने तो प्रवाद नहीं कर सकते। क्योंकि हम उन बहुजनों की औलाद, पानी पीने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, चलने का अधिकार संघर्ष किया, लेकिन हमारी आवाज में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हो चुके हैं।
गुलामी कर करके लोगों की, नेताओं की। इसलिए मैंने एक कविता लिखी, मैं आपके सामने कविता पेश करना चाहूंगा, क्योंकि वो कविता नहीं मेरे दिल की ठीस है, तो मेरे को क्या गुलामी की क्यों जीती हो तुम लोग? अरे छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना है तो सिर उठा कर जियो, चाहे जीना पड़े एक दिन या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? क्यों जीते हो तुम लोग? अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं समाज में, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं समाज में। अत्याचार करते हैं दबंग लोग, अत्याचार करते हैं दबंग लोग। हम जवाब नहीं दे सकते, हम जवाब नहीं दे सकते, तो क्यों जीते हैं हम लोग? छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना है तो सिर उठा कर जियो, चाहे जीना पड़े एक दिन या मरना पड़े रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अरे शिक्षा में तुम आगे बढ़ो, अरे शिक्षा में तुम आगे बढ़ो, चाहे तुम्हें भूखा रहना पड़े हर रोज, भूखा रहना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना हो तो सिर उठा कर जियो, चाहे मरना पड़े एक दिन या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अरे बाबा साहब के बलिदान को याद करो, अरे बाबा साहब के बलिदान को याद करो, जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना तो सिर उठा कर जियो, चाहे जीना पड़े एक दिन या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? गुरु रैदास ने कबीरा ने भी मनुवाद पर वार किया, गुरु रैदास ने कबीरा ने भी मनुवाद पर वार किया। तुम्हें जगाने के लिए हर रोज क्यों जीते हो? तुम्हें जगाने के लिए हर रोज, तुम ना जागे अब तक, तुम ना जागे अब तक, कब तक जियोगे गुलामी की जिंदगी? क्यों जीते हो तुम रोज? छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना तो एक दिन जियो या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा की जोत जगाने का काम किया, ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा की जोत जगाने का काम किया, लेकिन जलाने नहीं दिया उसको भी हर रोज। अरे कभी घर तक नहीं, अरे कभी घर हार नहीं मानी। फूले ने शिक्षा की जोत जलाकर हमको प्रकाश दिया हर रोज। छोड़ो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना तो सिर उठा कर जियो, या मरना पड़े एक दिन या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? सावित्री फूले फातिमा शेख की कुर्बानी याद करो, फातिमा शेख सावित्री फूले की कुर्बानी याद करो, जिन्होंने घोर अत्याचार सहकर भी शिक्षा की लोगों को कम नहीं होने दिया। ऐसी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना तो सिर उठा कर जियो, चाहे जीना पड़े एक दिन या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अरे याद करो कुर्बानी, अरे याद करो संघर्ष साहब काशीराम का, जिन्होंने राजनीति में बहुजनों का ताज बना दिया भारत देश मान में, जो कभी नहीं हारे जिंदगी में। ऐसे बहुजन नायक को नमन करता हूँ हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना तो एक दिन जियो या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? गुरुदेव ने भी गुलामी को करीब से देखा, गुरुदेव ने भी गुलामी को करीब से देखा। जब गुलामी को तोड़ा बाबा साहब काशीराम को देखा, जब मनोवाद से आजाद हुए भारतीय संविधान को देखा। मैं जय भीम करता हूँ उन दोस्तों को जिन्होंने मेरी गुलामी की जंजीरों को, जिन्होंने मेरी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? अगर जीना सिर उठाकर जियो, चाहे जीना पड़े एक दिन या मरना पड़े हर रोज। छोड़ दो जिंदगी गुलामी की, क्यों जीते हो तुम लोग? दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूँ। अगर मेरे गांव में 2010-11 में रूरल हत्याकांड हुआ था, हम भी मनुवादी थे, हमने बहुत पाखंड करे, लेकिन मेरे को उस पंडाल से उठाकर आज मेरे को मंच पे जो खड़े करने का अवसर मिला है, मानव रोहतास नारे की वजह से मिला है। अगर मेरे को वहां से नहीं उठाते, मैं भी आज किसी का गुलाम होता गांव में। हमारे माँ बाप गुलाम रहे हैं, लेकिन वो शान से जिए हैं गुलाम रहकर भी। हम आजाद हैं फिर भी गुलामी से जी रहे हैं।
क्योंकि मानव रोहतास महाराज जी ने मेरे को उठाया और मानव सुरेश द्राविड़ जी ने मेरे को गांव-गांव शहर-शहर घुमाकर मिशन को सिखाया। मैं इनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, समाज गुरु मानता हूँ दोनों को, क्योंकि ये दोनों अगर मेरे को नहीं मिलते शायद मैं आज भी किसी का सीढ़ी लगा होता, किसी का पाड़े लगा होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब का आश्रम को नहीं जानता था। 2 साल RSS में काम किया है। जब मैं 11वीं क्लास में था 2 साल RSS में काम किया, कैथल का प्रचार कर रहा हूँ मैं। लेकिन दुख जब होता है जब हमारे लोग पढ़ लिख कर नौकरी लग जाते हैं, लेकिन हमारे गरीब समाज को ऊपर नहीं उठाते। अगर हमारे गरीब समाज को ऊपर उठाएंगे, शिक्षा के प्रति ले जाएंगे, तो हमें कोई हराने वाला नहीं है। इसलिए सभी दोस्तों को, सभी माता बहनों को, युवा साथियों को, बच्चों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मानव साहब। अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बीडी वानखुर जी से, वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें, और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण आदरणीय डॉक्टर कपूर जी का रहेगा। बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया द्वारा आज के शिक्षक दिवस व शौर्य दिवस के प्रोग्राम में अपने सभी संत महान पुरुषों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कपूर सिंह जी, आज के प्रोग्राम के सूत्रधार श्री रोहतास मेहरा जी तथा उपस्थित समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्व, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन वैसे भी शिक्षक दिवस है और जिस भी समाज ने आगे तरक्की की है वो शिक्षा के दम पे ही की है। तो जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि भी हमारे जो लोग ऊपर उठ गए हैं वो लोग हमारे समाज से कट ऑफ हो जाते हैं और समाज को जो है ना कोई सहायता नहीं करते जिससे समाज आगे बढ़े। तो इस विषय में मेरा तो कहना यही है कि यहाँ पे जो उपस्थित हम जितने भी भाई हैं, आज कम से कम ये प्रण लेके जाएं कि कम से कम एक गरीब बच्चा जो पढ़ने में होशियार है और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा, यदि एक एक बच्चे को हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों से अलग एक बच्चे को भी पढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा। तो मेरी तो सिर्फ एक ही सबसे गुजारिश है, आज ये प्रण लेके जाएं कि भाई हमने जीवन में कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाना है और बिल्कुल शुरू से आखिर तक पढ़ाना है जब तक वो कामयाब ना हो जाए। और फिर उस बच्चे को ये कहना कि बेटा मैंने एक तेरे को पढ़ाया है, कम से कम एक बच्चा तो आगे पढ़ाना, ताकि समाज को एक मार्गदर्शन मिले और हमारा समाज तरक्की कर पाए। मैं तो शिक्षक दिवस मनाने का भी तभी जना हमारा प्रयोजन हल होएगा जब हम इस दिशा में काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। ये करोड़े टीम ने बहुत अच्छे हमारा जिला अध्यक्ष की पूरी मेहनत रही है, बहुत जबरदस्त तैयारी करवाई है साथी ने। ले जाते हैं। मेरा गांव बहुत बड़ा है और बहुत से खूबसूरत शहर नरवाना में रहते हैं। नरवाना के केएम कॉलेज के पीछे कभी आप जाओ, वहां पर धर्म सिंह कॉलोनी है, 50 गज का मेरा मकान है और इस 50 गज के
के कच्चे मकान में हम 100 बच्चे फ्री पढ़ाते हैं। और ये ताकत आपने साथों से मिलती है कि इस कार्यक्रम में जो भी आप सहयोग देते हो उससे वो 100 बच्चे फ्री पढ़ते हैं। और वो फ्री पढ़ के करते क्या है वो हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम से आप क्या लेकर जाते हो वही कार्यक्रम पेश करने के लिए मैं नमन करता हूँ आज की दोनों माताओं को जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि किताबें क्या करती हैं। मैं नमन करता हूँ नाटकों के विशेष कलाकार सफदर हाजमी को। सफदर हाजमी आपके नया नाम हो सकता है लेकिन मेरे लिए नया नाम नहीं है और स्टेज से कोई व्यक्ति जुड़ा है उसके लिए नया नाम नहीं है। सफदर हाजमी एक ऐसी शख्सियत थी जिसने बोलने की हिम्मत की और पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर बोलते हो तो शब्द बहुत दूर तक जाते हैं। मुस्कान एक बार दावा कर लो। सफदर हाजमी ने दिखाया कि गाना बहुत दूर तक जाता है और शब्द कितने बड़े काम करते हैं। सफदर हाजमी को दिल्ली के अंदर गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बोलता बहुत था। वो अपने नाटकों के माध्यम से बोलता था लेकिन सफदर हाजमी की आवाज खत्म नहीं हुई। उसी सफदर हाजमी के शब्दों को लेकर आज फिर से एक दीवाना आपके बीच में माता सावित्रीबाई फुले पर सारे बच्चों को लेके आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में आया है इस 5 मिनट के को देखना, आप देखना कि एक किताब क्या कर सकती है। ये किताबें कहती क्या है। ये किताबें लेकर आपके बीच में कोई और नहीं माता ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले और आपके बीच में फातिमा बाबा साहब खुद आ रहे हैं। एक बार जोरदार के बीच माता सावित्रीबाई फुले के बच्चे आपके बीच में शानदार करना। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज शिक्षक दिवस और शौर्य दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए सभी सम्मानित साथीगण, कार्यक्रम के आयोजक, बसवा के संस्थापक भाई रोहतास महराज जी और उनकी टीम के सभी साथीगण, सभी अतिथिगण, सबसे पहले मैं आज क्योंकि नया साल भी शुरू हुआ है, नए साल की शिक्षक दिवस की और शौर्य दिवस की सभी साथियों को बधाई देता हूं। ये जो प्रोग्राम आज का है ऐसे प्रोग्राम रोहतास महराज और उनकी टीम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसका मकसद है समाज को जागृत करना, बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो बताना, उनको जागरूक करना, यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। और मेरा जो रोहतास महराज जी से संबंध है, बहुत सारे लोग कह देते हैं बार बार कि हर प्रोग्राम में आप डॉक्टर कपूर सिंह को बुलाते हैं, तो मैं बता देता हूं कि मेरा इनसे
आज का संबंध नहीं है। और मेरा विशेष संबंध क्या है कि जो रोहतास मेला है, इसकी जो कार्य प्रणाली है और जो इसकी ईमानदारी है, असली बात क्या है, इसकी ईमानदारी, जिस ईमानदारी के साथ ये काम करता है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इससे इतना लंबा हुआ, क्योंकि जो सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक कामों में सबसे पहले किसी चीज की, किसी बात की जरूरत है तो वो ईमानदारी। हमारे बहुत से साथी इस तरह के ड्रामे को बहुत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होता है, जिसका समाज को फायदा ना हो करके कुल मिलाकर के लास्ट में नुकसान होता है। इसलिए मैं तो आप लोगों से तो ये कहना चाहूंगा कि रोहतास मेहरा जैसे साथी को, जो समाज में इतनी मेहनत करता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, उसको सभी को जैसी इसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे काम आपको सभी को पता है कैसे होते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं चलता कहीं भी, शिक्षा की आज बात मैं थोड़ी सी करूंगा। अभी मेरे से पहले ही साथियों ने पहले ही बताया था, बीडी साहब के बारे में कुछ मैं आपको थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। वो मेरे भाई, पहली बात तो बता दूं, वो मेरे भाई है, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं पब्लिक हेल्थ से। और शिक्षा के बारे में अगर कहना मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो शिक्षा में काम किया है, चाहे जिनकी ने किया हो, मेरी काम तो सैकड़ों बच्चों को उन्होंने, वो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, आपने देखा बहुत कम बोल करके गए हैं, जानते कम बोलते नहीं करना। सैकड़ों बच्चों को उन्होंने पूरे एग्जाम तक पढ़ाया है और उनमें से कम 50-40 तो नौकरी में लग चुकी है। और उन्होंने एक बात कही थी, मैं उनसे ये बोलता था कि एक एक बच्चे को, उन्होंने तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, और एक बच्चे के जिम्मे वो बोल रहे हैं कि भाई एक बच्चा पढ़ाएं, लेकिन दुख की बात है कि जो बच्चे नौकरी लग चुके हैं, जिनको उन्होंने किसी को 4-5 साल पूरे थोड़े बहुत पैसे से नहीं, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाया, जहां महीने की आवश्यकता 30,000 रुपए फीस की है, इस तरह के कॉलेजों में पढ़ाया है। और पढ़ने के बाद, नौकरी लगने के बाद उन बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस काम में। इतनी दुख की बात है, इससे आदमी का मन टूट जाता कई बार। तो मैं साथियों से और विशेषकर बच्चों से, आज तो बहुत अच्छा समय है बैठने को, लोग ये नहीं कह देते भाई माड़ा वक्त आ गया है। माड़ा वक्त तो पहले बहुत माड़ा रहा, सभी ने देखा है। वक्त तो माड़ा नहीं है, अगर ये वक्त माड़ा है तो वो हमारी वजह से है। नहीं किसी, अब समाज में काफी जागरूकता भी है, काफी डेवलपमेंट भी है, लोग आगे भी बढ़े हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं है बिल्कुल भी। जो साथी कोई एक आधा आगे निकलता है, सामाजिक काम की बात करूंगा मैं, हमारे साथी बैठे हैं सुरेश द्रविड़, वो नौकरी में होते हुए वो सामाजिक काम में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन
सामाजिक कामों में मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहले शायद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। वो बिल्कुल ब्लाइंडली चलते रहे, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें तो आती है। सामाजिक काम अगर करोगे आप, दिक्कतें आएंगी, लेकिन समाज को उनका साथ देना चाहिए। अगर उनके साथ किसी आदमी के साथ समाज है तो उस दिक्कत की परवाह नहीं करता। और अगर साथी अकेला कोई रह जाता है इस दिक्कत में, फिर वो उठ जाता है। तो इसलिए कोई साथी आगे बढ़ रहा है, समाज के लिए कोई काम कर रहा है, उसके पीछे समाज का होना बहुत जरूरी है। हमारे साथी पत्रकार भाई जी हमारे बीच में, जरनैल सिंह जी, बढ़िया, इतना बढ़िया चैनल चला रहे हैं जिसकी सख्त जरूरत है। उनको भी हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट भाई सबसे पहले फाइनेंस के है, ये कहीं लोग बार बार भाई बात में की ये चीजें चलती पैसे से हैं। देखना सिर्फ ये है कि क्या ये काम करने वाला आदमी, चाहे कोई सामाजिक संस्था चलाता है, कोई समाज के लिए किसी भी तरह से काम करता है, वो ईमानदारी है। चैनल के नाम पर ही बहुत ठगी लूट है पूरी, हमारे समाज के लोग बात कर रहे हैं। हाँ मिले रखूंगा मैं, इतनी लूट है आप सोच नहीं सकते बहुजन समाज के नाम पर। तो ऐसे लोगों से बचना भी है, पहचान करनी है कि कौन आदमी समाज के लिए सही मायनों में ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका हमें साथ देना चाहिए। और जो बीच के अंदर ज्यादा दुकानदार टाइप, ठेकेदार टाइप है, चाहे वो सामाजिक काम में है या आपके पत्रकारिता में है, उनसे सावधान भी रहना। वो समाज को नुकसान कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं जैसा बढ़ता है, जैसा बना मैंने पहले भी अपने उससे किया है, आज भी जैसे है। मैं बहुत बड़ी इस बात की नहीं पता मैंने क्या कर दिया, जैसे है हर समय सामाजिक काम में तैयार रहते हैं, आगे भी रहेंगे, ताकि ये बाबा साहब का जो कारवां है, इसका रोहतास मेला जैसे साथी आगे बढ़ा रहे हैं, ये आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी साथियों का, रोहतास मेहरा जी का, उनकी टीम का, आए अतिथिगण का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय। माता सावित्रीबाई फुले अवार्ड से हम हमारे दो टीचरों को सम्मानित करेंगे, फातिमा शेख अवार्ड से। और उसके बाद जितने भी बच्चे, ये कमांडो के बच्चे जितने भी थे, प्लेयर जितनों की मेडल आए हैं, सभी छात्रों की मेडल आए हैं, इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। और जितनी संस्थाओं के हमारे पदाधिकारी साथी बैठे हैं, सब संस्थाओं को हम सम्मानित करेंगे। और जिनके 90% से ज़्यादा नंबर है, और यहाँ पे मास्टर रघुवीर मेहरा जी बैठे हैं, उनकी बेटी और बेटा गोल्ड मेडल भी हरियाणा में जीता है, नेशनल लेवल पे खेलेंगे, तो उन बच्चों को भी हम सम्मानित करेंगे। प्लीज
एमसी साहब से भी निवेदन है कि मंच पे आ जाए। नरेश जी, तालियों के साथ साथियों। मास्टर रघुवीर मेहर, तालियों के साथ साथियों। आदरणीय विजय तालियों के साथ साथियों। मास्टर जी, मैं अमन से गुरुदेव प्रसिद्ध से और जिला अध्यक्ष कपिल से निवेदन करूंगा आप भी आ जाए। मास्टर रणवीर राठी जी